आखिर कौन होते हैं ये नरभक्षी और क्यों इन्हें नरभक्षी कहा जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज मैं अपनी इस कहानी में आप सभी को विशाल के साथ हुई एक घटना के बारे में बताऊंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। ये कहानी है विशाल की, जो कि दिल्ली शहर में पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ। जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई तब उसने एक नौकरी करने का फ़ैसला किया। नौकरी की तलाश करते करते उसे अपने शहर से बहुत दूर मुंबई में नौकरी मिली। उसके घर वाले चाहते तो नहीं थे कि वो इतनी दूर नौकरी करने जाए, पर उसने किसी ना किसी तरीके से उन्हें मुंबई के लिए मना लिया। अगले ही दिन उसने मुंबई फ़ोन लगाया और उस कंपनी का एड्रेस वगैरह पता किया। कंपनी वालों ने उसे इसी हफ्ते नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा था, तो विशाल ने देर न करते हुए ट्रेन की टिकट ली और चल पड़ा अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की ओर। मुंबई उसके लिए पूरा नया था। आज से पहले वो कभी मुंबई नहीं आया था। ऊंची ऊंची इमारतें और वहाँ का मशहूर वड़ा पाव जिसकी बात ही अलग है। विशाल को अगले दिन अपने नए ऑफिस जाना था, तो उसने एक रात के लिए होटल बुक किया और रात वहीं गुजारी। अगले दिन विशाल ऑफिस गया। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी। जब वो अपने ऑफिस के अंदर गया तो वो एक पायल नाम की लेडी से मिला। विशाल के डॉक्यूमेंट लिया और उसे उसका काम समझा दिया। ऑफिस बहुत ही अच्छा था और वहाँ के कर्मचारी भी बड़े अच्छे लोग थे। ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। उसे अब मुंबई शहर अपना सा लगने लगा था। एक दिन विशाल को ऑफिस में काम करते करते देर रात हो गई और जब वो अपना काम ख़त्म करके जा रहा था कि तभी उसकी नज़र मैनेजर पायल के कैबिन की तरफ गई। उसने उससे पूछा, मैम क्या आप आज घर नहीं जाएंगी? इस पर पायल ने कहा, हाँ जाऊंगी, बस थोड़ा सा काम और बचा है। उसके बाद उनको बाय बोलकर वो ऑफिस के बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रहा था कि तभी अचानक पायल अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ गई। पायल को देख विशाल चौंक गया। पायल ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। पहले तो विशाल ने उन्हें मना किया, पर पायल ने जबरदस्ती करके उसे अपने साथ कार में बिठा लिया। विशाल का घर आते ही उसने पायल को गाड़ी रोकने को कहा और उन्हें एक कप चाय के लिए पूछा। पहले तो वो मना कर रही थी, पर विशाल के बार बार कहने पर उसने हाँ कर दी। विशाल उन्हें अपने साथ रूम में ले गया और उन्हें सोफे पे बैठने के लिए कहा। उसने फ्रिज से दूध निकाला और कल रात का कुछ बचा हुआ नॉनवेज खाना भी टेबल पर रख दिया। जब वो किचन में चाय बना रहा था तो उसने गौर किया कि पायल बार बार उस टेबल पर पड़े नॉनवेज को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें मानो उससे पाने के लिए तड़प रही हो। जब वो चाय लेकर उसके पास आया तो उसने देखा कि पायल का सर पसीने से भीगा हुआ है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि ये पायल को एकदम से क्या हो गया है। विशाल ने उसे चाय पीने के लिए कहा, लेकिन वो एकदम से खड़ी हुई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। विशाल को यह सब कुछ ठीक नहीं लगा। भागा भागा अपनी बैल्कनी पे गया और उसने जो देखा वो देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। देखा कि पायल के चलने का तरीका एकदम से बदल सा गया था। वो किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई मछली पानी से निकलकर बाहर आ गई हो, और साथ ही साथ उसका चेहरा बहुत ही डरावना सा दिख रहा था। विशाल ने सोचा हो सकता है ज़्यादा काम करने की वजह से पायल की तबीयत खराब हो गई हो, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सब भूल कर सोने चला गया। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के दोस्त को इस बारे में बताया तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि हमारी मैम ऐसी नहीं हो सकती, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। विशाल ने भी इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने काम पर लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन फिर उसे ऑफिस में काम करते करते देर रात हो गई। जब वो अपना काम ख़त्म करके जा रहा था तो फिर से उसे पायल अपने कैबिन में काम करती हुई दिखाई पड़ी। उसने आज उनको इग्नोर किया क्योंकि पिछली बार का किस्सा उसे अभी तक सता रहा था। जब वो नीचे आया तो उसे याद आया कि वो अपना मोबाइल ऊपर ही छोड़ आया है।
वो तुरंत ऊपर गया और वहाँ जाके देखा कि सभी लाइट्स बंद थी। वो थोड़ा घबरा सा गया क्योंकि जब वो जा रहा था तब सभी लाइटें जल रही थी और पायल अपने कैबिन में काम कर रही थी। पर वो कब बाहर आई और उसे दिखाई क्यों नहीं दी बाहर जाते वक्त। खैर वो अपना मोबाइल लेने आया था, जो उसने लिया और वापस बाहर की ओर जाने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। उसका दिल नहीं माना तो उसने एक बार पायल के कैबिन में देखना चाहा। विशाल को अभी भी अफसोस होता है कि काश उसने ऐसा कदम नहीं उठाया होता। विशाल पायल के कैबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने कैबिन से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर कुछ खा रहा हो। उसे थोड़ा डर लगने लगा और वो धीरे धीरे उसके कैबिन के पास पहुंचा। पास पहुंचकर उसने दरवाजे से झांका तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तो मानो जैसे रुक सी गई हों, क्योंकि उसने जो देखा वो कोई आम नज़ारा नहीं था। पायल के कैबिन में खून ही खून था और टेबल पर किसी के लाश के टुकड़े पड़े हुए थे, पर उसका सर गायब था, जिसे कोई जानवर नहीं बल्कि पायल खा रही थी। पायल अब एक जानवर सी बन गई थी। उसके सर पर मानो भूत सवार हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और बाल पूरे बिखरे हुए। ऐसा डरावना भेष देखकर विशाल के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। न जाने क्यों वो वहाँ से भागने के बजाय वहाँ खड़ा होकर उसे वो मांस को खाते हुए देखे जा रहा था। कभी वो उस मांस का खून पीती तो कभी उसे खींच खींच कर खाने लगती। तभी अचानक उसकी नज़र विशाल पर पड़ी। वो उससे घूरे जा रही थी और ना जाने वो उसके पास आई और ना जाने कब वो उसके पास आई और उसे ज़ोर से धक्का दिया। उस धक्के की वजह से विशाल का सर किसी चीज़ से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अभी भी ऑफिस में ही था। विशाल डर के मारे कांप रहा था और चोट लगने की वजह से उसके सर में जोरों से दर्द हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उठकर बैठा तो उसने देखा कि पायल अभी भी उस मांस के टुकड़े को खा रही थी और जब नीचे देखा तो वहाँ किसी इंसान का सर पड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ था। विशाल की तो जान ही निकल रही थी। अब वो समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि एक नरभक्षी है। वो बार बार उस मांस को खाते हुए विशाल को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आंखों से उसे बता रही हो कि अगला खाने का भोग वो उसे बनाएगी। वो रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर उसकी किसी बात का उस नरभक्षी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस लाश को खाने के बाद वो विशाल के पास आई और उसके बाल पकड़कर उसे खींचने लगी। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, पर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। उस नरभक्षी ने उसे उठा के टेबल पर पटक दिया और अपने बड़े बड़े नाखून विशाल के गले पर रख दिए। उसके नाखून धीरे धीरे करके विशाल के गले को चीरते हुए अंदर जा रहे थे। विशाल के गले से बहता खून उसे महसूस हो रहा था और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, पर बेचारा करता भी तो क्या। उसके बहते खून को वो अपनी जुबान से पीने लगी। उसके बाद वो उसके शरीर को काटने के लिए एक बड़ा सा हथियार लेकर आई। उस हथियार को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि एक ही बार में उसका सर शरीर से अलग हो जाएगा। सबसे पहले उसने विशाल के हाथ को काटना चाहा। इसके लिए तेज़ी से उसने उस हथियार को उसके हाथ की तरफ घुमाया और जैसे ही उसका हाथ नीचे आया, विशाल ने अपना हाथ छुड़ाकर उस जगह से हटा लिया। पर दुर्भाग्य से उसकी एक उंगली उस धारदार हथियार के नीचे आ गई, जिसकी वजह से उसकी एक उंगली कट गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बची हुई ताकत के साथ उस नरभक्षी पायल को धक्का देकर वहाँ से भागने लगा। वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से गेट के बाहर आया। पीछे मुड़ के देखा तो पायल अभी भी उसके पीछे आ रही थी। उसे देख वो और तेज़ी से भागने लगा और भागते भागते उस बिल्डिंग के बाहर आ गया। उसके ऑफिस से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस स्टेशन था और विशाल सीधा वहीं भागते भागते पहुंचा।
वहाँ जाके वो मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब उसे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। विशाल एक हॉस्पिटल में था और पुलिस उसके सामने खड़ी थी। उसने उन्हें रात का सारा वाक़या बताया। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनकर उसे भी उस ऑफिस में चलने के लिए कहा, पर विशाल की हिम्मत दम तोड़ चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता था। विशाल की इस हालत को देखकर पुलिस वालों ने उस पर जोर नहीं डाला। ठीक होते ही वो अपने घर यानी दिल्ली वापस चला गया, अपनी एक कटी हुई उंगली के साथ।